तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है इंट्रोडक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप लोगों के प्रिंट आउट में हो सकता है दिया हुआ हो, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिखूंगा जिससे कि समझने में आसानी हो। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, उसकी क्या कह रही है। अ फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर हिमसेल्फ and is not the part of some built-in library is known as UDF। तो एक ऐसा फंक्शन जो पहले से किसी भी लाइब्रेरी में ना हो और हमने खुद बनाया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूज डिफाइंड फंक्शन। अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा दोस्तों पहला, once a function is defined, it can be called या invoked या executed any number of times, as we have used printf function earlier। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेटासेट ने पहले से printf फंक्शन एक बार बना के रखा है। अब जब भी हमें printf की जरूरत होती है हम सिंपली printf को यूज कर लेते हैं। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ फंक्शन। सेकंड बेनिफिट क्या है, if some improvement is required, we only need to change particular function, not the complete program। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट हो, तो हमें पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत है, बस हमें किस में चेंज करने की जरूरत है, फंक्शन में। और तीसरा इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, यूज टू अचीव मॉड्यूलर डिजाइन in which a single large problem a single large problem in a program is divided into small individual functions या मॉड्यूल्स। जैसे हम कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात करें, तो टेक्निकली वो है तो एक, लेकिन अगर किसी कंपोनेंट में इश्यू आ जाए तो आपको पूरा टू व्हीलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी मोटरसाइकिल का इंडिकेटर टूट गया था, तो मुझे मोटरसाइकिल चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने दो स्क्रूज ओपन किए, और जैसे ही दो स्क्रू ओपन किए तो वो इंडिकेटर अलग हो गया, फिर मैंने नया इंडिकेटर लगा दिया। तो हमारी रियल लाइफ में जितने भी चीज हम देखते हैं वो सभी क्या है, कंपोनेंट बेस्ड। कि अगर हमें कहीं कोई चेंज करना तो पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस उस कंपोनेंट को चेंज करना होगा। तो फंक्शंस का एडवांटेज भी क्या है, हम क्या अचीव कर सकते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन। अब कभी कभी हमसे कैंपस में पूछा जाता है कि फंक्शंस की ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ फंक्शन, हालांकि इसे हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं, कंप्यूटर टेक्स some time to call and return back from the function, so speed may reduce। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल बहुत ही मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं, तो वो फर्क बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। यूजेस स्टैक मेमोरी, हम सभी जानते हैं कि स्टैक मेमोरी हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, जो लीफो होती है।
लास्ट इन फर्स्ट आउट। टू स्टोर स्टेट ऑफ करंट फंक्शन बिफोर मूविंग टू चाइल्ड या कॉल्ड फंक्शन। हम जानते हैं कि अभी तक हमने केवल मेन फंक्शन बनाया है, तो हमारा सिस्टम केवल मेन मेमोरी की मेमोरी को यूज करता था। लेकिन आज हम बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे, तो हमारे सिस्टम को कैसे पता चले कि पिछला फंक्शन कौन सा था। तो पिछला फंक्शन कौन सा था वो किस में स्टोर होता है, स्टैक में, क्योंकि स्टैक की खासियत क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे अंतिम फंक्शन होगा वो सबसे ऊपर होगा, तो सिस्टम को पता चलेगा कि किसने किसको कॉल किया, तो मेमोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। So memory consumption gets increased. So memory consumption may increase. अब हम जानते हैं कि हमें डिस्कशन करना पड़ेगा स्टेप्स एंड सिंटेक्स required to work with functions. तो क्या क्या स्टेप्स में रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, अभी जो मैं स्टेप्स और सिंटेक्स की बात करूँ वो किसके रेस्पेक्ट में, सी प्लस के रेस्पेक्ट में। भविष्य में जब आप सीखेंगे पाइथन तो हो सकता है कि वहां पे सिंटेक्स डिफरेंट हो जाए। तो पहली स्टेप होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, अच्छा फंक्शन को मैं कभी कभी शॉर्ट में एफएन लिखता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग। to inform compiler that we are going to use a function with a specific name। तो जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम फंक्शन की क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। तो सबसे पहले सोचते हैं हम फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का हम नाम क्या रखना चाहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि उसे इनपुट क्या चाहिए। और अंत में सोचते हैं रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले सोचेंगे फंक्शन का नाम, फिर सोचेंगे उसे पैरामीटर्स क्या चाहिए, और फिर सोचेंगे वो रिटर्न क्या करेगा। Here parameter means input to the function, return type means what it gives as a result या आउटपुट। जैसे एग्जांपल दोस्तों हम लिख सकते हैं, स्क्वायर नाम का फंक्शन। हम जानते हैं कि स्क्वायर हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हम बात करें तो कितने इनपुट्स लेता है, हाउ मेनी वैल्यूज वी रिक्वायर टू कैलकुलेट स्क्वायर, ओनली वन, दैट इज इंटीजर n। एंड व्हाट इट गिव्स, जैसे हमने 2 पास किया तो 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 4। तो 4 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। तो फंक्शन का नाम क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन का नाम है स्क्वायर। वो ले क्या रहा है, इंटीजर, और दे क्या रहा है, एक इंटीजर। तो हमेशा पढ़ते ए को पहले हैं, तो पहले क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। फिर बी को पढ़ते हैं, क्या, इंटीजर बी। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ते हैं, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है, ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है,
यहाँ पे आईएमपी है दोस्तों, पहली पॉइंट, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड्स विद सेमीकोलन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामीटर नेम इज ऑप्शनल। पैरामीटर नेम इज ऑप्शनल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। So int square int is also valid. तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटीजर n लिखा था कि मैं वेरिएबल n भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने फिर से n नहीं लिखा है, तो ये भी वैलिड है। हम बात करेंगे स्टेट 2 की, जैसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन यूज टू स्पेसिफाई actual code logic that has to be performed by the function। देखिए डिक्लेरेशन में कंपाइलर से बस ये कहा कि मैं स्क्वायर नाम का फंक्शन यूज करने वाले जो इंटीजर लेगा देगा भी इंटीजर, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम क्या करेगा। तो काम क्या करेगा ये हम किस में बताएंगे, फंक्शन डेफिनेशन में। अब इसके सिंटेक्स की हम बात करें तो इसका सिंटेक्स कैसा देखें, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा इंटीजर स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा रिटर्न n इंटू n। तो हमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मिली, फंक्शन डेफिनेशन is exactly same as function declaration या prototyping, but curly braces are used instead of semicolon। अब देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगाते थे, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं है दोस्तों, बोले क्या है, कर्ली ब्रेसेस, जैसे मेन में कर्ली ब्रेसेस हुआ करते थे। अब IMP4 क्या है, पैरामीटर नेम्स आर कंपल्सरी। पैरामीटर नेम्स आर कंपल्सरी ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन। ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन स्टेप थर्ड होती है फंक्शन इन्वोकेशन। या फंक्शन कॉल। इसका सिंटेक्स कैसा है, टू यूज फंक्शन by passing some arguments, actual values। syntax, तो हमें लिखना पड़ता है फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट n। जैसे एग्जांपल हमने कहा इंटीजर a इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5, तो हम सिस्टम से करें कि भाई a में क्या आ जाए, 5 का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। अब यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आई,
no needs to specify data type with argument name. देखिए पहले हम लिखते थे इंटीजर n, अब हम इंटीजर 5 नहीं लिख रहे हैं, अब हम सिंपली क्या लिख रहे हैं 5, क्योंकि सिस्टम को पता है कि 5 कहाँ जाना है, 5 जाना है इंटीजर के पास। तो टेक्निकली हमारा सिस्टम क्या करेगा, इस 5 को किसके पास ले जाएगा, इस 5 को ले जाएगा किसके पास, इस n के पास, जहां पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है। और यहां से हमें रिटर्न पे क्या मिलने वाला है, n इंटू एन, तो n की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 5, तो 5 इंटू 5 हमें कितना मिल जाएगा 25। तो इससे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, और इसे कहता है रिटर्न बैक करना, यानी वापस आना। तो यहां से 5 पास हो गया और हमें रिजल्ट में क्या मिल गया 25। तो अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम्स पे फोकस करेंगे, और एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे वो सभी प्रोग्राम्स जो हमने काफी दिन पहले बिना फंक्शन के सीखे थे। और मुझे इनमें से सबसे पहला पसंद है दोस्तों स्क्वायर नाम का फंक्शन, कंप्यूटिंग स्क्वायर यूजिंग व्हाट फंक्शन। तो हम फंक्शंस की मदद से स्क्वायर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इंक्लूड करेंगे, जो भी आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी हो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब हमें टीचर ने सिखाया था स्टेप 1, जिसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो हमने सिस्टम से कहा कि हमें स्क्वायर नाम का फंक्शन चाहिए जो हमसे क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा। फिर टीचर ने क्या सिखाया स्टेप 2, जिसमें होती है फंक्शन की डेफिनेशन, यानी फंक्शन को काम क्या करना है। जैसे हमने लिखा इंटीजर स्क्वायर इंट n और रिटर्न n इंटू n, लेकिन तो उसे प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर के लिए एंट्री पॉइंट कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमें मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइनिंग मेन फंक्शन, क्योंकि वो क्या है एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन, इसके बिना एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। तो हमने कहा इंट मेन। अच्छा, आज हमें पहली बार इंट मेन का मतलब सही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले फंक्शन का नाम पढ़ते, तो फंक्शन का नाम क्या मेन, फिर हम पढ़ते कि उसे पैरामीटर्स क्या चाहिए, तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं आते, लेकिन रिटर्न क्या करता है इंटीजर। इसका आंसर हम लास्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों, रिटर्न 0। अच्छा, अब हम यूजर से एक नंबर पूछेंगे। हमने कहा सी आउट एंटर नंबर, तो हम यूजर से कह रहे हैं कि भाई यूजर अब एक नंबर इनपुट करो, तो उसमें किसने इनपुट किया ए में। अब हम लिख रहे हैं बी इक्वल टू क्या स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि जब हमने फंक्शन बनाया तो हमने नाम क्या दिया एन, जबकि यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं ए। तो पैरामीटर का नाम और आर्गुमेंट का नाम अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी ए की वैल्यू होगी वो किसके पास जाएगी एन के पास, और कैलकुलेशन की वापस किस में स्टोर हो जाएगी बी में। तो हमने कहा सी आउट रिजल्ट इज, या रिजल्ट या स्क्वायर इज किसके बराबर बी के। तो हमने कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखी थी 5। तो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखी, नेम ऑफ आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर कैन बी डिफरेंट
बट डेटा टाइप शुड मैच। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं डबल कर दूं देन इट विल बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ए का डेटा टाइप क्या है? डबल, जबकि इसको चाहिए क्या? इंटीजर। तभी तो टीचर ने हमें पढ़ाया था कि प्रोटोटाइपिंग में वेरिएबल नेम का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वापस क्या कर दें? इंटीजर कर। अब इस प्रोग्राम को भी दोस्तों को रन करके दिखाना चाहूंगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। हमने कंपाइल किया। अब देखिए सिस्टम नाराज हो गया मुझसे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो सिस्टम क्या है कि भाई स्क्वायर ना कोई फंक्शन ही नहीं है, सो आई हैव टू मेक करेक्शंस। और इसी बहाने में प्रोटोटाइपिंग का यूज समझ में आ गया कि भाई हम किसी कभी कभी लिखा जाता है अनडिफाइंड वेरिएबल ए, क्योंकि हम किसी डिफाइन करना भूल जाते हैं ए नाम के वेरिएबल को। तो वैसे ही मैं स्क्वायर नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करना भूल गया, क्योंकि स्पेलिंग में क्या हो गया? मिसमैच। लेकिन अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ ओके हो गया। अब इसे रन किया जाए एंड वी कैन इनपुट एनी नंबर, जैसे हमने कहा जैसे 9। तो सिस्टम कह रहा है कि 9 का स्क्वायर कितना है? 8। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, जब भी मुझे डाउट होता था कि भाई फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो बस मैं टीचर के इतने नोट्स को रिवाइज कर लेता, क्योंकि जब जब मैं भूलूंगा तो हाँ मुझे सीक्वेंस याद रहेगा कि हाँ ये स्टेप्स है जो भी करनी पड़ती हैं। हम सीखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। कंप्यूटिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूडीएफ, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब दोस्तों मैं स्क्वायर में इंटीजर लिया, लेकिन एडिशन में हमेशा इंटीजर इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि 2.5 प्लस 1.5 भी हो सकता है। अब हम सभी को पता है कि कुछ स्टेप्स हमें हमेशा करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मुझे करनी है फंक्शन की डिक्लेरेशन। मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि सिस्टम मुझे एक एडिशन नाम का फंक्शन चाहिए जो दो वैल्यूज लेगा, लेकिन दोनों वैल्यूज कैसी? डबल, क्योंकि डबल डेटा टाइप की विशेषता क्या है कि वो पॉइंट्स को भी ले लेता है। अब 1.5 प्लस 1.3 कितना आएगा दोस्तों? 2.8। अब 2.8 कैसी वैल्यू है? तो थोड़ी देर पहले में हमने लिखा था इंटीजर स्क्वायर इंटीजर, क्योंकि वो ले भी रहा था इंटीजर, दे भी कह रहा था इंटीजर, लेकिन ये ले कह रहा है कितने इंटीजर्स? सो कितने डबल? दो डबल। और देगा क्या? एक डबल। अच्छा दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं हमारा मेन फंक्शन, और फिर आती है स्टेप 2, जिससे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो स्टेप 2 हम जानते हैं कि स्टेप 2 है फंक्शन डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन एग्जैक्टली डिक्लेरेशन जैसी होती है, बस यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम कंपलसरी हो जाते हैं। तो हम पैरामीटर्स के नाम क्या दे रहे हैं? ए। और हम चाहेंगे कि हम एक वेरिएबल सी ले लें, और सी में क्या आ जाए? ए प्लस। Now, here C is a local variable. Here C is a local variable of addition function. ये C नाम का वेरिएबल मेन का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है? इस एडिशन नाम के फंक्शन का। हम किसे रिटर्न कर सकते हैं? C। या अगर आप चाहते तो डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? रिटर्न A प्लस बी। ये मैं लोकल वेरिएबल इसलिए सिखा रहा था कि कभी कभी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन लिखे उससे बेहतर है कि हम एक लोकल वेरिएबल बनाए, उसमें कैलकुलेशन करें, फिर हम क्या करें? लोकल वेरिएबल को रिटर्न करें। अब मेन प्रोग्राम की बात करें तो मैं लिखा डबल एक्स वाई जेड, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट का नाम और पैरामीटर्स का नाम डिफरेंट हो सकता है। हमने कहा प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स एक्स स्पेस वाई।
आप अगर चाहें तो यहाँ पे ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ कि जो नाम हमने यहाँ दिया, जो नहीं कि वही नाम आप यहाँ यूज करें। हम लिखा है स्कैन एफ, हमने पढ़ा था परसेंट एल एफ, क्योंकि डबल डिट टाइप में क्या चलता है, परसेंट एल एफ। अब पहली वैल्यू किसके पास, एक्स के पास, और दूसरी वैल्यू किसके पास, वाई। अब जेड में क्या आ जाएगा, जेड बराबर स्क्वायर ऑफ व्हाट, सॉरी स्क्वायरिंग, एडिशन ऑफ व्हाट, एक्स कॉमा, फंक्शन कॉल, ये स्टेप 3 थी, फंक्शन कॉल, आर्ग्यूमेंट्स एक्स कॉमा वाई automatically maps with parameter a comma। हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था 1-to-1 मैपिंग। तो x की पोजीशन पहली है, अब सिंपल सी बात है कि x की पोजीशन पहली, और यहाँ पे पहली पोजीशन किसकी है, a की। तो x की वैल्यू किस में आ जाएगी, a में, और y की वैल्यू किस में आ जाएगी, दोस्तों b में। अब आंसर क्या आएगा यहाँ से c, लेकिन c किस में जाके स्टोर हो जाएगा, z में। करेक्ट है कि यहाँ पे अगर मैं ए बी लिखता तो आपको कंफ्यूजन होता कि भाई दो बार ए बी सी क्यों। तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि जो सी का आंसर है वो किसमें जाके स्टोर हो गया, जेड में। अब हम करें प्रिंट एफ सम इक्वल टू किसके बराबर, परसेंट एल एफ के बराबर। और हम जानते हैं कि परसेंट एल एफ को 0.2 एल एफ लिखना है मच बेटर ऑप्शन। और किसको प्रिंट करें, जेड। यू कैन नॉट एक्सेस सी हियर, यू कैन नॉट एक्सेस सी। भाई हम जानते हैं कि सी नाम का वेरिएबल किसके अंदर था, एडिशन के अंदर, ना कि मेन के अंदर। तो मेन के अंदर वो कौन सा वेरिएबल है, जेड, क्योंकि जो सी की वैल्यू थी वो किस में आ गई, जेड। अब जल्दी से मैं इसे सेव करता हूँ और अपने दोस्तों के लिए रन करता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे कंपाइल करते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन कर देते हैं। तो जैसे मैंने नंबर प्लान किए थे 1.5 और 1.3, तो सिस्टम कह रहा है कि इसका आंसर क्या है, 2.3। अब क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो तो हम छोटी छोटी एग्जांपल्स बना रहे हैं। रियल लाइफ में हो सकता है कि फंक्शंस के अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ लाइंस की कोड हो, लेकिन जो बेसिक फिलोसफी है वो हमें समझने के लिए छोटे एग्जांपल सीखने पड़ते हैं। दोस्तों अभी तक में जितने भी फंक्शन देखे वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे थे। समटाइम्स वी लाइक टू डिजाइन फंक्शंस that display some output but do not return back any value to its calling program। Like multiplication table। भाई हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल तो पहाड़ा दिखाता है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लेकिन वो मेन फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे IMP7 क्या निकला है, IMP का नंबर देखिए 7 होना चाहिए, IMP7। We can use void when function do not return any value। We can use void as a return type।
हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वॉइड का मतलब तो एम्प्टी। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हम कुछ रिटर्न बैक ना करें, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वॉइड। अब मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम बता रहा हूँ दोस्तों के लिए कि प्रोग्राम कैसा बनेगा। तो हमेशा की तरह हमने कुछ इंक्लूड किया, और हमने स्टेप 1 परफॉर्म की फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने कहा वॉइड टेबल एक इंटीजर का, फिर हमने कहा मेन फंक्शन, और यहां से हमने यूजर से एक नंबर पूछ लिया। और फिर लिखा टेबल ऑफ एन। ये स्टेप 3 हो गई। फंक्शन कॉल और फिर रिटर्न। अब यहाँ पे स्टेप 2 फंक्शन डेफिनेशन। हमने सिस्टम से कहा कि मेरा एक फंक्शन है वॉइड टेबल, जो हमें एक नंबर देगा। आपको याद होगा कि टेबल कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, 1 से, बिल्कुल सही। और कहाँ तक प्रिंट होता है, बिल्कुल सही। और हमने कुछ दिन पहले टेबल का नाम का प्रोग्राम सीखा भी था कि सबसे पहले क्या हो दोस्तों, नंबर एन प्रिंट हो, फिर क्रॉस का साइन आए, फिर आई प्रिंट हो। क्योंकि काफी दिन पहले मैं प्रिंटफ से सिखा चुका था, स्टील में किसकी मदद से सिखा रहा हूँ, सिक्योर की मदद से, कि पहले एन प्रिंट फिर इनटू का साइन, फिर आई, फिर इक्वल टू शो, और फिर क्या दोस्तों, एन इंटू आई, और अंत में लाइन चेंज। तो लाइन चेंज करने के लिए हमने क्या सीखा था सी प्रोसेस में, एंडल। और एंडल का मतलब क्या है, एंड ऑफ लाइन। अब टू डू में हम क्या कर सकते हैं, हम टू डू में कर सकते हैं पहला, रिवर्स अबव लूप। सेकंड, चेंज नेम फ्रॉम टेबल टू pyramid and perform nested loop of I and j up to n to design some pattern like ladder A।